नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे परिवेश के बारे में बात करेंगे जो कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के सामने इस समय बना हुआ है। संजय मल्होत्रा जी ने 11 दिसंबर 2024 को रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है और उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और वो क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक श्री अश्वनी राणा जी से। अश्वनी राणा जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस नारद संचार के इस शो में। जी, आपसे पहले भी हमारे शो में आप आते रहे हैं। आप बैंकिंग क्षेत्र से लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं और आज हम बात करना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी, 20वें गवर्नर। उन्होंने कमान संभाली है 11 दिसंबर 2024 को। ऐसे समय में वो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं जब दूसरी तिमाही में, जो ये वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही रही है, जुलाई से सितंबर, उसमें हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है, जीडीपी जिसको कहते हैं, वो कम होकर 4.5% पर आ गई है, जबकि ये उम्मीद की जा रही है कि भाई ये 7% रहेगी, 6.5 रही, माफ कीजिए 4.5 नहीं बल्कि 5.4%, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये 7% के आसपास रहेगी, क्योंकि सरकार ने और रिजर्व बैंक ने ये अनुमान व्यक्त किया है कि चालू वित्त वर्ष में भी हमारी ग्रोथ रेट जो है करीब 7% के आसपास रहेगी। सरकार ने कहा 6.5 से 7 और रिजर्व बैंक का भी इसी के दायरे में है। तो जब ये कम हो गई है, 6 से भी नीचे आ गई है, और अब संजय मल्होत्रा जी ने कमान संभाली है, तो महंगाई एक तरफ है, ग्रोथ रेट एक तरफ है। महंगाई को काबू करना है, ग्रोथ रेट को सपोर्ट देना है। आपको क्या लगता है कि संजय मल्होत्रा जी के लिए क्या मतलब रास्ता है, कैसे वो टैकल करेंगे? नहीं, संजय मल्होत्रा जी क्या है कि वित्त के क्षेत्र से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल इश्यूज वो लंबे समय से देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और डीएफएस के भी सेक्रेटरी रहे, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे, जीएसटी को शुरू करवाने में उनका एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो ऐसे समय जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो स्लिप हुआ है, यानी कम हुआ है, लेकिन वो चिंता की बात नहीं है। सरकार ने भी और रिजर्व बैंक की पिछली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में भी उन्होंने अगले साल के लिए जो है उसको 7 से 6.5 अपना टारगेट रखा है जीडीपी के लिए। और बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका भी कहना है कि भारत की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, वो ठीक है और ठीक गति से आगे बढ़ती रहेगी। तो इसलिए वो उस फ्रंट के ऊपर चिंता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी नए गवर्नर को। जहां तक महंगाई का है, इन्फ्लेशन का है, वो एक सिरदर्द जो है आरबीआई सरकार दोनों के लिए बना हुआ है। और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा परेशानी कर रहा। तो अभी क्या है कि अभी मौसम का चेंज होने के बाद और फसलों के आ जाने के बाद तो इस प्रकार के उसके अंदर कमी आएगी इन्फ्लेशन में। तो वो दोनों चीजों को बैलेंस करने में सफल होंगे, ऐसा हमारा मानना है, और वो अच्छी तरह से उसको मैनेज कर लेंगे। जी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने जो रेपो दर है वो लगातार जो हाई मतलब 6.5% पर बनी हुई है, और उद्योग जगत, इन्वेस्टर और तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब जो है ये रेपो दर में कुछ कमी आएगी, जो हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होती है। तो पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसी से ये कहा जा रहा था कि भाई थोड़ा कम करेंगे, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो फरवरी में जो होगी
उसमें क्या रिजर्व बैंक कदम उठा सकता है कि रेपो दर में कुछ कमी करे? देखिए, फरवरी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कमी के संकेत दिखते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक पर और सरकार के ऊपर इस बात का दबाव जरूर है। कारण क्या जी। है कि फेडरल रिजर्व ने 2 बार अपने जो रेट कट किए हैं, यानी 50 बेसिक पॉइंट उन्होंने 2 बार करके कम किया है, और उसका असर जो है पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। तो यहाँ पर भी उसका प्रेशर तो है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात वही है कि इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा तब तक कंट्रोल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये रिजर्व बैंक उसका फैसला ले सकता है, क्योंकि उसके कारण भी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत असर पड़ता है। यानी अगर वो थोड़ा सा रेपो रेट में कमी आती है, तो जो लोन लेने वाले हैं उनको भी फायदा पहुंचता है, लोन ज्यादा वो ले सकते हैं, बैंकों का भी क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बढ़ता है। तो इसलिए कुल मिलाकर उम्मीद की जा सकती है कि सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल जो है रिजर्व बैंक उसका फैसला कर सकता है। आपने जैसा कि अक्टूबर में जो इन्फ्लेशन था 6.21%, नवंबर में थोड़ा कम होके 5 पॉइंट कुछ रहा है, लेकिन रिजर्व बैंक का जो 4% का जो दायरा वो है कि 4% के आसपास रहे तो ज्यादा संतोषजनक वो मानता है। लेकिन मैंने देखा है कि अभी जो दिसंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें सीआरआर में ½ % की कटौती की गई है। रेपो रेट तो नहीं घटाया, लेकिन सीआरआर को ½ % कम किया है। तो ये सीआरआर को कम करने का क्या मतलब है? इससे मतलब क्या फायदा बैंकों को मिला होगा? अभी उसमें कैश फ्लो अवेलेबल होगा बैंकों के पास, जो एक रिजर्व कैश रखना पड़ता है बैंकों को मैंडेटरी, जी। उसके अंदर वो जो है कम कैश रिजर्व जो है वो रखना पड़ेगा। तो उसके कारण से कैश फ्लो बढ़ जाएगा। कैश कैश फ्लो बढ़ेगा तो बैंक जो है और लैंडिंग कर सकेंगे, और लैंडिंग कर सकेंगे तो मार्केट में पैसा जो है अवेलेबल होगा। तो सीधा सीधा उसका असर जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर थ्रू फर्दर लैंडिंग जो है वो निश्चित रूप से पड़ेगा। मतलब बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा उनके पास। ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा जनवरी से। जी। मतलब कुल मिलाकर यह है कि एक तरह से ग्रोथ को बढ़ावा देने का ही कदम एक तरह से ही उठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अश्वनी जी, आप तो लंबे समय से बैंकों के साथ जुड़े रहे हैं, बैंक की यूनियन के साथ जुड़े रहे हैं। तो ये बैंक कर्मचारी जो है आज की तारीख में बैंक कर्मचारी कई तरह के काम करते हैं। हालांकि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बैंकों का जो मूल काम है, जो बेसिक काम है, वो तो बैंकिंग ही है, पैसा लेना पैसा देना। लेकिन और भी उनको कई काम दिए गए हैं, तो उसको उससे मतलब जैसे इंश्योरेंस का काम भी उनको करना पड़ता है, और कई तरह की स्कीमें सरकार की उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है उनका। इससे कहां तक मतलब बैंक कर्मचारियों को मतलब समस्या होती है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, क्या है कि आज जो बैंकों में बैंकिंग है, वो अगर हम पिछले 30-40 सालों में देखें तो हम्म। 360 डिग्री एंगल पर बैंकिंग चेंज हो चुकी है। किसी समय सिर्फ बैंकों में पैसा जमा कराना, डिपॉजिट करना और लोन देना, और लोन भी 2-3 तरह के रहते थे, तो बहुत ज्यादा तरह की बैंकिंग। लेकिन आज बिल्कुल अलग हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी हम्म। के कारण जो है स्टाफ स्ट्रेंथ जो है बैंकों ने उसको कम हम्म। कर दिया। और दुनिया भर के प्रोडक्ट्स, उसको प्रोडक्ट्स आजकल कहा जाता है, कि चाहे वो आपका इंश्योरेंस है बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, उसके अलावा सरकार की इतनी जो योजनाएं हैं वो सारी भी बैंकों के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो रही हैं। उसमें जी। करने में कोई दिक्कत नहीं, तो कारण क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बैंकों पर दबाव है कि कम स्टाफ किया जाए। स्टाफ यानी वो अपनी जो कॉस्ट है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, उसको कम करना चाहते हैं, उसको खर्चों को कम करना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने पीछे जब बैंकों को मर्जर भी किया, लेकिन उसके कारण खर्चे तो कम हो गए। लेकिन मेरा मानना है कि ह्यूमन रिसोर्स को कट करके जो प्रॉफिटेबिलिटी है या ग्रोथ है बैंकों की,
वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कारण क्या है कि आप बैंकों की ग्रोथ भी हो, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन बैंकों में जो वर्किंग क्लास है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर की रिक्रूटमेंट के बहुत अच्छे स्कोप है, चांसेस है। अभी जी बैंकों ने क्या शुरू कर दिया, अप्रेंटिस लेना शुरू कर दिया, यानी परमानेंट भर्ती की जगह पर वो अप्रेंटिस जो है, अप्रेंटिस जो है सरकार की स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी है, अच्छी बात है, लेकिन वो इन उन इंडस्ट्री के लिए थी कि जहां पर उसको स्किल डेवलप करके उसको इंडस्ट्री में एब्जॉर्व किया जाए। लेकिन बैंकों ने ऐसा नहीं किया। बैंकों ने जो स्कीम फ्रेम की है, वो अप्रेंटिस रखने के लिए जो प्रक्रिया है, जैसे परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है वैसे ही टेस्ट, इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन सब कुछ होगा, लेकिन हम्म, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको जो है बैंक में जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है। यानी फिर वो हम्म, ट्रेंड हो गया, लेकिन वो हम्म, फिर सड़क पर है। लेकिन अभी हम्म, स्टेट बैंक ने कुछ इनिशिएटिव लिया है कि वो हम्म, कुछ उनको परसेंटेज जो है उनको एडवांटेज देंगे। यानी एक अच्छी भली स्कीम को आप सिर्फ नकार कर जो है उसको खराब कर रहे हैं। तो आप उसकी जगह पर उनको ट्रेंड कीजिए, लेकिन उनको जब अगली नई भर्ती आप करते हैं परमानेंट, तो क्योंकि हम्म, वो आपके पास ऑलरेडी ट्रेंड फोर्स है, तो आप हम्म, उनको प्रायोरिटी देंगे। उनको सबको मत दो, आप जो आपको लगता है अच्छे हैं उनको आप कम से कम वेटेज दो। तो मुझे लगता है कि उसके कारण से रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी ठीक होगा, स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, और बैंकों के अंदर सफिशिएंट स्टाफ भी अवेलेबल होगा। जी जी जी। अभी जैसे सरकार ने स्टेट बैंक को, जो जितने भी उसके सहायक बैंक थे सबको मिलाकर स्टेट बैंक बड़ा बैंक बना दिया, और भी दूसरे पब्लिक सेक्टर के बैंक है आपस में मर्ज किया गया है। और सरकार की पॉलिसी है कि हम बड़े बैंक बनाना चाहते हैं जो विश्व स्तर पर उनके सामने ठहर सके, कंपटीशन में मजबूत रह सके। तो जो बैंकों को विलय करने का जो काम है, या कुछ बैंकों का ये भी हमने सुना है कि उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, एक दो बैंकों के नाम सामने आते हैं। तो ये पॉलिसी को लेकर मतलब जो बैंक एम्प्लॉय है, या एज ए आप भी बैंक के मतलब पुराने, आपको क्या लगता है कि ये बड़े बैंक बनाना ज्यादा अच्छी पॉलिसी है क्या? नहीं, बड़े बैंक भी हमने देखा है कि जब बैंकिंग के अंदर भूचाल आया वर्ल्ड में 2008 में, तो बड़े बड़े बैंक भी गिरे। बड़े हम्म, बैंक बनाने के साथ साथ उनकी मैनेजमेंट, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी कार्यप्रणाली भी ठीक होनी चाहिए, तभी बड़े बैंक का फायदा। और बड़ा बैंक बनाने से ये नहीं है कि भाई आप वो बहुत बड़ा हाथी बन जाएगा। स्टेट बैंक को कर दिया है, अभी तक जो कर चुके हैं वो अच्छा है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्दर अभी मुझे लगता नहीं है कि सरकार अभी कोई फर्दर मर्जर के लिए जा रही है। अभी सरकार की जो योजना है वो ये है कि जो अपना स्टेक है कुछ बैंकों में, 6 बैंकों में, वो अपना कम करेगी, क्योंकि उनका स्टेक जो है 90% तक है कुछ बैंकों में अभी तक। तो उसको 75% से नीचे लाने की प्लानिंग है। यानी अपना जो स्टेक है उसको मार्केट में बेचकर सरकार पैसा भी इकट्ठा करेगी, और उसके अंदर निजी इन्वेस्टमेंट भी बैंकों में आएगी। तो हम्म, समय के अनुसार रिफॉर्म्स जो है वो जरूरी है, लेकिन रिफॉर्म्स के साथ साथ सारी चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए कि भाई वो सीधा प्राइवेट हाथों में ना चला जाए, और जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर दबाव ना हो। यानी कुल मिलाकर एक बैलेंस ग्रोथ बैंकिंग के अंदर जरूरत है, और उसके लिए जो डिसीजन है वो भी ऐसे होने चाहिए। अभी एक बड़ा बैंक अगर बनाने की बात कर रहे हैं, तो अभी सरकार ने, नाबार्ड ने, जो रीजनल रूरल बैंक्स थे वो हम्म, एक एक स्टेट में कई थे, अभी उन्होंने हम्म, निर्णय लिया है कि 28 हर प्रदेश में एक ही रीजनल रूरल बैंक होगा। यानी बाकी जहां दो दो तीन तीन थे, तो उनका अमालगामेशन कर रहे हैं। वो उनका सांचा जो है, ढांचा तैयार हो गया है, कौन सा बैंक कौन सा स्पॉन्सर बैंक
किस स्टेट में लीड करेगा, वो भी एक अच्छा प्रयास है कि भाई बहुत सारे खर्चों को, बहुत सारी मेस को वो खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो उन सबको मिलाकर ही पूरा एक नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बना देते हैं, तो स्टेट बैंक से बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल बैंक का हो जाता है, जो कि रूरल एक्टिविटीज के लिए, रूरल बैंकिंग के लिए एक अच्छा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आपने काफी विस्तार से आपने बताया। एक छोटा सा सवाल और मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब संक्षेप में दे सकें। तो सरकार की जो नीतियां बनी है, जैसे बैंकों का जो एनपीए था काफी ज्यादा बढ़ गया था, कर्ज दिया वापस नहीं आ रहा है, कुछ कानून बने, उसके उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, बैंकों ने कदम भी उठाए, तो बैंकों की जो आज फाइनेंशियल हेल्थ है, मतलब उनकी वित्तीय स्थिति है, क्या उसमें सुधार आया है? कैसा क्या पोजीशन है उसमें? बहुत ज्यादा सुधार आया है। आप अगर एक चर्चा आज चल रही है, रघुराम राजन जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर पहले रह चुके हैं, और जाने से पहले उन्होंने यूपीए का कार्यकाल देखा कि किस प्रकार से बैंकिंग होती थी, किस प्रकार से एनपीए थे, और एनपीए को छुपाया जाता था, यानी उनको रिस्ट्रक्चर करके उनको धरातल पर लाया नहीं जाता था। ये गवर्नमेंट आई और इन्होंने कहा कि जो भी है, जितना भी एनपीए है, एक बार आप सरफेस पे ले आओ, हम देखते हैं क्या 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 करना है। उसके बाद वो बैंकरप्सी कोड भी आया, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल भी आया, उसके कारण से बहुत रिकवरी हुई है। और वो रिकवरी जो है वो अल्टीमेटली बैंकों को प्रॉफिट में ऐड हुई, क्योंकि उन एनपीए के अगेंस्ट बैंकों ने ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ था, तो वो पैसा जो वापसी आई है वो भी प्रॉफिट है। और अभी भी बैंकों ने बहुत सारे एनपीए को रिस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कंपनीज को जो है बेचा है, बैलेंस शीट क्लियर की है। आज एनपीए भी कम है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैंने वही कहा ना कि वो सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन जो उनको अच्छा करने वाले हैं यानी कर्मचारी, उनका भी अगर सरकार ध्यान रखती है, यानी कंफर्टेबल उनकी स्ट्रेंथ रहती है, तो अच्छी बैंकिंग जो है वो हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि सरकार ने बैंकों के लिए काफी कुछ किया है, अच्छी नीतियां बनाई हैं, उनको मदद की है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के ऊपर दबाव कुछ ज्यादा लगता है, तो उनकी संख्या बढ़ाकर उनके दबाव को कम किया जाना चाहिए, उनकी सुविधा का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। और नए गवर्नर के बारे में आपने कहा कि वो काफी अनुभवी है, हर सेक्टर में उन्होंने काम किया है, और उनका आगे जो चुनौतियां आएंगी उनका मुकाबला करने में वो पूरी तरह से सक्षम है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें समय दिया। आगे भी आपसे हम समय समय पर मिलते रहेंगे। नमस्कार।